सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूलभूत संरचना। संविधान की मूलभूत संरचना क्या होती है? संविधान की मूलभूत संरचना या फिर इसको आधारभूत ढांचा भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके पीछे क्या इतिहास है, कौन सी घटनाओं का मुख्य रोल रहा है इस कॉन्सेप्ट को लाने में, आज हम उन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लगभग 1 घंटे की, सवा घंटे की अपनी वीडियो ये बनेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी ऐसे संवैधानिक जो दांव पेच अपने नॉर्मली समझ में नहीं आते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमारे क्लियर होने वाले हैं। डीपीएसपी वर्सेस एफआर, इनका क्या रिलेशन है, यानी कि मौलिक अधिकारों का और नीति निर्देशक तत्वों का आपस में क्या संबंध है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है, उनका क्या रिलेशंस हैं, कहाँ तक वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे एक बड़ा ही विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं।
इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। संविधान की मूलभूत संरचना, हम सीधा इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, हम पहले इसका इतिहास पढ़ के आएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसके पीछे का इतिहास क्या था। तो संविधान निर्माण की तारीख से लेकर हम शुरू करेंगे कि क्या क्या ऐसे संवैधानिक इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पवित्र किताब कौन सी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि गीता, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ, इन सब से भी अगर ऊपर कोई किताब है जो दुनिया की सबसे पवित्र किताब हो सकती है तो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मेरी नज़र में, मैं नहीं कह सकता किसी और की नज़र में गीता हो सकती है, किसी की नज़र में कुरान हो सकती है, किसी की नज़र में बाइबल आदि ग्रंथ या बहुत सारे और अन्य किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनकी नज़र में हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो भारत का संविधान है वो विश्व की सबसे खूबसूरत दस्तावेज़ है, विश्व का सबसे खूबसूरत वो ग्रंथ है, किताब है। भारतीय संविधान का निर्माण की अगर बात करें तो आपको आइडिया है मित्रों कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी को पता है। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उनके जो सदस्य थे वो इस बात पे सभी एकमत थे कि हम संविधान में जो कुछ भी प्रावधान करने वाले हैं, जो कुछ चीज़ें हम संविधान में लिखने वाले हैं, रखने वाले हैं, उन पर हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि वोटिंग करने का मतलब होता है कि एक पक्ष का खुश होना, दूसरे का नाराज़ होना। क्योंकि वोटिंग में हमेशा 100% वोटिंग होनी संभव नहीं है। 60%, 50%, 51%, 70% लोगों ने पक्ष में वोट कर दिया, लेकिन बाकी जो 20-30% रह गए विपक्ष में, तो उनके मन में थोड़ी एक खटास आ जाती है और हम नहीं चाहते कि हमारे संविधान में वो खटास नज़र आए। तो संविधान निर्मात्री सभा ने इस बात पे सभी एकमत थे कि हम जिस भी मुद्दे को संविधान में रखना चाहेंगे, जिस भी प्रावधान को हम संविधान में रखना चाहेंगे, उस पर हम सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। अगर किसी बात को लेकर कुछ मतभेद है तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे। और मित्रों, जब कभी भी ऐसा होता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है, सभी को खुश करने की कोशिश की जाती है, तो कुछ न कुछ अंतर्विरोध आने स्वाभाविक हैं। और ऐसे ही अंतर्विरोध मित्रों हमारे संविधान में भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अंतर्विरोध हैं जो हमें हमारे संविधान में नज़र आते हैं? तो देखिए मित्रों, सबसे बड़ा अगर आप देखें अंतर्विरोध, तो जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें किस चीज़ का उल्लेख है? फंडामेंटल राइट्स का। एक हमारे संविधान का भाग 4 है, जिसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का उल्लेख है। इन दोनों में बड़ा ही अंतर्विरोध है। ये अंतर्विरोध करने से पहले हम ये देख लें कि आज की वीडियो में हम किस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज की वीडियो में देखेंगे भाग 3 को, आज की वीडियो में हम देखेंगे भाग 4 को, और तीसरा जो है वो भाग 20 में, और भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है मित्रों 368, हम उसको देखेंगे। और इनमें भी हम जो मुख्यतः हमारा जो ध्यान रहेगा वो अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है उसको हम देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर्विरोध क्या है। देखिए, हमारे संविधान का जो भाग 3 है, आप सभी को आइडिया है
ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि अगर भाग 3 का किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है, संसद करती है, कार्यपालिका करती है या सरकार का कोई कानून इनका उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, हमने पढ़ रखा है। हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्सियोरी, को वारंटो, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो में। लेकिन डीपीएसपी एक ऐसा भाग है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी जिसका उल्लेख आपको आईडीए 36 से 51 तक है, एफआर का उल्लेख 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 37 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हम सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, और सिर्फ जा ही नहीं सकते, कोर्ट हमारी बात सुनेगा, और अगर वास्तव में कोर्ट को लगता है कि हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट उसके खिलाफ रिट भी जारी करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या अंतर्विरोध था। अगर हम डीपीएसपी को लागू करते हैं, डीपीएसपी का मोस्टली जो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस है वो है, देखिए, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये सब कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में उल्लिखित है। डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 और 39 का बी और सी, जो कि आर्थिक न्याय लागू करने के लिए राज्य को कुछ कदम उठाने का उल्लेख करता है। लेकिन जैसे ही हम अनुच्छेद 39 बी सी को लागू करते हैं, इधर मित्रों अनुच्छेद 14 पर, अनुच्छेद 19 पर सीधा सीधा प्रहार होता है। यानी कि अगर डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करना है तो सबसे बड़ी अड़चन क्या है? सबसे बड़ी अड़चन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो ये अंतर्विरोध हो गया। ऐसे बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 ने क्या दे रखा है? धार्मिक स्वतंत्रता। और धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेडीज़ है, जेंट्स है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई भी है, गरीब अमीर, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। सब अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी के लिए धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान कर रखे हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 और मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनमें अंतर्द्वंद है, कंट्रोडिक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर्विरोध व्याप्त हैं हमारे संविधान में, और उसी से शुरू होता है संविधान के भाग 3 और भाग 4 का अंतर्विरोध, और उसी से जो हमारे सामने संविधान की मूलभूत संरचना का कॉन्सेप्ट है वो आता है। हम देखते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिए, आज़ादी हमें मिली, आप सभी को आइडिया है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ब्रिटेनी जो आधिपत्य था उस गुलामी से हम आज़ाद हुए, और आज़ादी का सपना सभी का सपना था, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, अमीर है, सभी का ये सपना था कि हम स्वतंत्र होएंगे, और हम स्वतंत्र होएंगे उसके बाद हम सभी को बराबर के अधिकार मिलेंगे। लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं हो सका, सभी को बराबर अधिकार नहीं मिले। हमारे मौलिक अधिकारों में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो समानता लाने में अड़चन पैदा करते हैं। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, सरकार ने सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रयास किया, और सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रयास करने में सबसे जो पहला कदम उठाने की कोशिश की गई वो था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है कि इसमें भूमि की चकबंदी की जाती है। जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन है या जो उसका मालिकाना हक रखता है उसकी रजिस्ट्री उसके नाम पे हो जाए। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकेगा इसका प्रावधान किया जाए।
जो जमींदारी प्रथा है, यानी जो किसान खेती कर रहा है ज़मीन उसी की होनी चाहिए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी हमें करना है। काफ़ी सारे प्रावधान थे, लेकिन हमारा जो आज ध्यान मुख्यतः फोकस रहेगा वो दो ही चीज़ें हैं लैंड रिफॉर्म में। एक तो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हमें एक तो क्या करना है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना है मित्रों। नंबर एक, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक जमींदार है, मान लीजिए उसके पास इतना बड़ा ये भूमि का एक टुकड़ा है, इसके उसने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट कर रखे हैं और प्रत्येक पार्ट को उसने किसानों को खेती करने के लिए दे रखा है, और जो भी उपज हो रही है उसमें से 30%, 40%, 50% हिस्सा वो अपना ले रहा है। यानी किसान खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमींदार जो है ये बिना मेहनत के, बिना कुछ किए वहाँ से अपना हिस्सा लिए जा रहा है। इसे कहते हैं जमींदारी प्रथा, इसका उन्मूलन करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या करना है मित्रों, दूसरा में करना है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, 30 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, ये हमें करना है। इसको कहा लैंड रिफॉर्म्स। बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कानून बनाए, लेकिन जैसे ही लैंड रिफॉर्म्स कानून हम बनाते हैं, उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 19 एक F आड़े आता है, अनुच्छेद 31 आड़े आता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 ये सारे आड़े आते हैं। 19 एक F संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता की बात करता है, 31 संपत्ति के अधिकार की, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। लेकिन जैसे ही हम किसी जमींदार से भूमि छीनने की कोशिश करेंगे, वो कोर्ट चला जाएगा, वो कहेगा कि भी मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मेरी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, मेरी समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो लैंड रिफॉर्म्स कानून तो बन तो जाएंगे, लेकिन वो लागू कैसे करेंगे। तो पहला सरकार ने जो प्रयास किया था, विभिन्न जो राज्य सरकारें थी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने इस चीज़ पे कोशिश की थी कि हम आर्थिक न्याय लाने का प्रयास करें, और आर्थिक न्याय के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो लैंड रिफॉर्म्स को लागू करना ही होगा, ये कोशिश थी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, अनुच्छेद 19 एक F, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 14, ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये लैंड रिफॉर्म्स कानून को लागू करने की सबसे बड़ी अड़चन थी, सबसे बड़ी बाधा बन गई। लैंड रिफॉर्म्स हमारा आज़ादी का सपना भी था। हम चाह रहे थे कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे, हम सामाजिक न्याय, हम आर्थिक न्याय लाएंगे। संविधान सभा में पंडित नेहरू जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक न्याय के बगैर राजनीतिक न्याय, या आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता लाना संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। अम्बेडकर जी ने बात कही थी कि सामाजिक न्याय के बगैर राजनीतिक न्याय मात्र एक सपना है। यानी कि अगर आपको राजनीतिक न्याय लाना है, राजनीतिक समानता लानी है, तो उसके लिए जो आधार है वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। पहले ये लेके आइए, राजनीतिक न्याय अपने आप आ जाएगा, राजनीतिक समानता अपने आप आ जाएगी। और आर्थिक न्याय लाने के लिए हमने सबसे पहले कोशिश किया कि लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन क्या थी, फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये पहला अंतर्विरोध ये था। आर्थिक न्याय लाने के लिए हमारी कोशिश क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स लॉ। हम आगे पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स लॉ क्या थे, कैसे बनी। दूसरा है सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय लाने के लिए क्या किया जाए, सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगी, सामाजिक जागरूकता। इन लोग जागरूक हों, अपने हक को पहचाने। और राजनीतिक जागरूकता कैसी आएगी, सामाजिक जागरूकता कैसी आएगी, कि लोग पढ़े लिखे हों, और जो गरीब तबका है, जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े जनजातियां हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं रहे। वो तो सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, वो सदियों से पीछे ही रहे हैं, वो कभी आगे आ ही नहीं सके। शिक्षा पे मुख्यतः जो बड़े वर्ग थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, जो अमीर लोग थे, उनका ही आधिपत्य था। तो सामाजिक न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो क्या किया जाए, तो सरकार ने सोचा, बहुत सारे राज्य सरकारों ने सोचा कि हम ऐसे करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान कर देते हैं, रिजर्वेशन का प्रावधान कर देते हैं। जैसे ही उनके लिए सीटें फिक्स हो जाएगी कि इतनी सीटें SC ST के लिए हैं, महिलाओं के लिए है, पिछड़े वर्गों के लिए है, जनजातियों के लिए है, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। और जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा प्रयास भी किया गया। सबसे पहला प्रयास किया मद्रास राज्य ने। मद्रास राज्य ने जैसे ही जो गरीब तबका था उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया, रिजर्वेशन का प्रावधान किया, इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट में ये जो मामला गया था उसका नाम था चंपाकम दोराई मामला।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। चंपाकम दोहराई, प्रश्न भी आ जाता है कि चंपाकम दोहराई जो बात था, जो मामला था, ये किस मुद्दे पे था, किस विषय पे था? तो इसका मुद्दा क्या था? आरक्षण। चंपाकम दोहराई का आर्गुमेंट था कि जो अमीर वर्ग है, जो स्वर्ण जातियां हैं, उनका शिक्षा पे आधिपत्य है वो बना रहे, गरीब लोग तो पीछे हैं और वो पीछे रहे। मतलब तो ये निकलता है इस चीज़ का भी आरक्षण मिल रहा है तो कई लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आरक्षण मिलना चाहिए। जो लोग सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, जो लोग शोषण का शिकार रहे हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, उच्च शिक्षा में जाकर महिलाओं की भागीदारी 1% से भी कम है, 1% 2% है, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की जनसंख्या 50%, 49-48% लगभग है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, राजनीतिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी 48-50% होनी चाहिए, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो क्या किया जाए? तो आरक्षण सही प्रावधान लग रहा था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, विवाद हो गया अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 46 के मध्य। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए, आप किसी से छीन कर दूसरे को नहीं दे सकते। और 46 कह रहा है कि राज्य गरीब तबके के कल्याण के लिए, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान करेगा। जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान करेगा, राज्य ऐसा कर रहा है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, हम तो संविधान को फॉलो करते हैं और संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार का या राज्यों का या केंद्र सरकार का कोई भी कानून है और वो कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और न सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है, उसको रद्द भी किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और यहाँ पे विवाद है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 14 फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 46 डीपीएसपी है। और जैसे मैंने पहले बताया, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो इनका उल्लंघन हो सकता है, न्यायालय ने कहा, लेकिन एफआईआर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और चूंकि मद्रास राज्य के कानून से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, तो हमारे ख्याल से ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक है तो इस जो ये कानून था, ये जो मामला था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और चंपाकम दोहराई मामले में मद्रास सरकार हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब सरकार ने सोचा कि देखिए, हम जिन सपनों को लेकर आज़ाद हुए हैं कि हम समानता लाएंगे, हम स्वतंत्रता लाएंगे, हम सामाजिक आर्थिक न्याय लाएंगे, और वो लाने में हम कामयाब नहीं हो रहे, तो क्या किया जाए? तो नेहरू सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया 1951 में। भारतीय संवैधानिक इतिहास का ये पहला संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उन्होंने चाहा कि अब देखिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आड़े आते हैं, हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आड़े आते हैं, तो हम क्या करें? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना आवश्यक हो गया और नेहरू सरकार ने संविधान का पहला संशोधन किया। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया। हम पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 31 में क्या है, फिर हम देखेंगे कि अनुच्छेद 31 में संशोधन क्या हुआ है। आप थोड़ा सा धैर्य रख के इस चीज़ को समझें। थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा माथा जरूर खराब होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा समझें। 31 में पहले दो पार्ट थे, 31(1) और 31(2). 31(1) देखिए, 31 जो आर्टिकल 31 है उसका संबंध डायरेक्टली सभी को पता है संपत्ति के अधिकार से है। 31(1) में ये लिखा गया था कि अगर सरकार को किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति का, भूमि का अधिग्रहण करना पड़े, छीनना पड़े, हालांकि उसको छीनना न बोल के हम कहेंगे अधिग्रहण करना पड़े, तो उसके लिए एक विधि बनाई जाएगी, एक कानून बनाया जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री को लगा कि भाई इस बंदे से ज़मीन छीन लेनी चाहिए और छीन ली, ऐसे नहीं। उसको आप संसद में एक प्रस्ताव लिखवाएंगे, संसद के दोनों सदन अलग अलग उसको पारित करेंगे, तब जाकर आप किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी कि एक लॉ बनाकर, एक विधि बनाकर ही संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी। नंबर 1 तो ये था। नंबर जो 2 था उसमें 2 बातें थी। एक तो था कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का, भूमि का अधिग्रहण करना पड़ रहा है तो उसके लिए इंडिविजुअल हित नहीं होने चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं होने चाहिए।
पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक हित होने चाहिए। तो नंबर 1 तो पब्लिक हित के आधार पर ही आप संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे। और दूसरा, अगर आप किसी व्यक्ति की इस भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसके बदले उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना जरूर पड़ेगा। कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति। अब देखिए, दोबारा से समझिए, अनुच्छेद 31(1) में क्या लिखा गया था कि अगर किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करना पड़े तो एक उचित विधि बनाई जाएगी, संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा, वहाँ से पारित होगी, उसके बाद ही आप किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। पहला तो। दूसरा है कि पब्लिक हित होने चाहिए। तीसरा है कि कंपनसेशन। अब कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। अब अगर सरकार किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीद कर और उसको गरीबों में बांटे, संभव नहीं है, अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, इतना बड़ा हमारा राजकोष नहीं है कि हम ज़मीन खरीद कर गरीबों को बांटें, संभव नहीं है। तो इसके लिए तो एक ही काम हो सकता है कि जो ऐसे पूंजीपति हैं, जो भूमिपति हैं, जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि पड़ी है, उनसे भूमि अधिग्रहित करके गरीबों को बांट दी जाए, ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय का सपना लेकर जो हम आज़ाद हुए हैं उसको पूरा कर सकें। लेकिन 31 जो आर्टिकल 31 है वो आड़े आ रहा था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 31 में ही संशोधन कर दिया गया और इसमें दो बातें जोड़ दी गई। एक तो जोड़ दिया 31A और दूसरा जोड़ दिया 31B। अब 31A और 31B में क्या था देखिए ज़रा। 31A में ये बात लिख दी कि अगर लैंड रिफॉर्म्स लॉ को लागू करना पड़ रहा है तो उसमें अनुच्छेद 31 कुछ नहीं करेगा। देखिए, अगर लैंड रिफॉर्म्स लॉ यानी कि भूमि सुधार कानूनों को लागू करते हैं हम, अगर सरकार भूमि सुधार कानूनों को लागू करती है तो अनुच्छेद 31 के जो बाकी प्रावधान हैं वो वहाँ पे लागू नहीं होंगे। मतलब क्या क्या चीज़ लागू नहीं होगी? उसके लिए सरकार को कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सरकार को कोई कंपनसेशन देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये तो असंवैधानिक है कि लैंड रिफॉर्म्स लॉ को लागू करने के लिए आप सीधे सीधे अनुच्छेद 31 पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन शायद उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अगर बात करें तो शायद ये उचित था। हमें नहीं पता ये गलत था कि सही था, हम अपनी तरफ से कोई आर्गूमेंट पेश नहीं कर सकते। लेकिन जो संविधान के इतिहास में घटा है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो 31A में लिख दिया कि अगर लैंड रिफॉर्म्स लॉ को लागू करना पड़ रहा है सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, तो उसमें अनुच्छेद 31 का बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई। और 31B के तहत जोड़ दी 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में हालांकि 12 अनुसूचियां हैं। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा 9th शेड्यूल को हमारे संविधान में लिखा गया, जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया? 9th शेड्यूल में लिखा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, नो जुडिशियल रिव्यू, NJR। बात समझ में आ रही है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून रख दिया हमने, संसद ने कोई कानून बनाया, राज्य विधानमंडलों ने कोई कानून बनाए और उसको उठाकर अगर हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो बस डाल दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। न्यायालय, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकते, उसके किसी भी हिस्से को रद्द नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से हमें ये लग रहा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल 31A 31B जोड़े गए हैं उससे न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए। न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती, सरकार कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसको कुछ भी नहीं कर सकती, उसको कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, ऐसा हमें लग रहा है। अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हम देखते हैं आगे क्या हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये तो हो गया था आर्थिक न्याय के लिए, लेकिन मैंने कहा सामाजिक न्याय भी हमारा सपना था, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन भी आवश्यक था सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, हम उसका जिक्र करते हैं। देखिए आर्टिकल 15 और 15 में 3 क्लॉज थे ऑलरेडी मूल संविधान में, इसके द्वारा 15 में क्लॉज जोड़ा गया चौथा, और इसमें लिख दिया गया कि अगर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, अगर सरकार पब्लिक हित में गरीब लोगों के कल्याण के लिए, जिसमें गरीब हैं,
SC हैं, ST हैं, पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर किसी भी तरीके के आरक्षण का प्रावधान करती है तो किया जा सकता है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा और न्यायालय इस पर किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बदला लेने के लिए आरक्षण नहीं दे रहे। हम चाह रहे हैं कि समानता लाई जाए और समानता लाने के लिए ये प्रावधान करने बड़े आवश्यक हैं, क्योंकि देश इन्हीं सपनों के आधार पर आज़ाद हुआ है और आज़ादी सबका सपना है। तो सबको आज़ाद होने का हक है, केवल अमीरों का ही हक नहीं है, गरीबों का भी हक है कि वे आज़ाद हों। लेकिन अगर उनको बराबर के अधिकार नहीं मिल रहे तो फिर वो आज़ाद कैसे? वो ब्रिटिश काल में भी वैसे ही जीवन जी रहे थे और आजकल भी वैसे जीवन जी रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत का उनका जो सपना था वो तो चूर चूर हो रहा है। तो आरक्षण ये लाजमी है, ये आवश्यकता है, ऐसा सरकार ने अपना आर्गूमेंट दिया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कुछ किया गया, मैं दोबारा देता हूँ। 31 में 31A और B जोड़े गए और अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया। 31A-B आर्थिक न्याय की बात करते हैं और 15-4 सामाजिक न्याय यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जो बड़े बड़े भूमिपति थे, जो अमीर लोग थे, जिनका शिक्षा पे आधिपत्य था, वो लोग सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा दिमाग लगाया कि इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अगर हम ये साबित करने में सफल हो गए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो शायद जो हमारी पूर्व स्थिति थी वो वैसी की वैसी बनी रहे। तो शंकरी प्रसाद मामला, एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, शंकरी प्रसाद बनाम बारसन। ये एक मामला आता है 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जस्ट बाद ये मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। और इस मामले की बात करें, इस मामले से पहले हमें कुछ थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि ये मामला किस आधार पे आया, क्योंकि इस मामले से जो एक और अंतर्विरोध हमारे संविधान में देखने को मिल रहा वो क्या था, अनुच्छेद 13 वर्सेज अनुच्छेद 368। यानी इस मामले ने न्यायपालिका को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है। क्या वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्या वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्या अनुच्छेद 13 368 पे हावी है या फिर अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 पे हावी है। ये डिबेट करने से पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में ऐसी क्या चीज़ है, अनुच्छेद 368 में ऐसी क्या चीज़ है। अगर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अनुच्छेद 13 में क्या मैटर है, 368 में क्या मैटर है, तो हम ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें कि शंकरी प्रसाद मामला क्या था। देखिए पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 में क्लॉज 1, 2, 3 का हम जिक्र करेंगे हम। अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो भी कानून हैं, संविधान लागू हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950, उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने जो भी कानून बनाए थे प्रक्रिया में हैं, जैसे IPS, IPC, CRPC, ऐसे बहुत से कानून हैं जो प्रक्रिया में हैं। लेकिन कभी अगर भविष्य में ऐसा होता है कि संविधान लागू हो गया, उसके पहले वाले कानून थे उनका हमारे संविधान से किसी तरीके का विभेद हो गया है, संविधान और वो कानून असंगत हो गए हैं, तो वो कानून रद्द हो जाएंगे जो संविधान लागू होने से पहले के बने हुए हैं, वो स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून बनेगा, कोई लॉ बनता है और अगर वो लॉ हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कानून को न्यायपालिका रद्द घोषित कर सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जितना वो उल्लंघन करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कानून बना है, हमने ये कानून बना दिया, इसकी ये कुछ धाराएं हैं, मान लेते हैं एक धारा या 2 धाराएं हमारे संविधान का उल्लंघन करती है तो सिर्फ इनको निकाला जाएगा, और अगर पूरा कानून ही उल्लंघन करता है तो पूरे कानून को रद्द किया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13(2) में उल्लेख है, अनुच्छेद 13(2) में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 13(3) कहते हैं कि लॉ क्या है, लॉ कहते किसे हैं, और लॉ की परिभाषा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। और अनुच्छेद 13(3) में लिखा गया है कि लॉ में इंक्लूड है, नंबर 1 है एक्ट, इसमें एक्ट इंक्लूड है, इसमें ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, इसमें सरकार का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति का ऑर्डर है, इसमें रूल्स इंक्लूड हैं, इसमें रेगुलेशंस,
इसमें सरकार का कोई नोटिफिकेशन, बाय लॉज, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि लॉ की परिभाषा में क्या आता है? कोई अधिनियम, एक्ट, सरकार, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, ऑर्डर, राज्यपाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, बाय लॉज, ये सारी चीज़ें लॉ के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का उल्लेख नहीं किया गया। क्या संविधान संशोधन जो होते हैं वो लॉ शब्द की परिभाषा में आते हैं या नहीं आते, ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। और सबसे बड़ा द्वंद्व, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं से शुरू होता है। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में दो बातें लिखी हुई है। पहला तो अनुच्छेद 368 में ये लिखा हुआ है कि हमारे संविधान का संशोधन कैसे होगा, संशोधन कौन करेगा। संशोधन करने की शक्ति मुख्यतः संसद में ही है, क्योंकि संविधान संशोधन की पहल हमेशा संसद करती है। और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो केवल संसद द्वारा संशोधित हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे प्रावधान हैं जैसे जो कि हमारे फेडरल सिस्टम को इंगित करते हैं, उसमें क्या होता है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होती है। वो भी केवल सहमति मात्र है, उसमें राज्य किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं कर सकते, और अगर एक बार कोई सहमति दे दी है तो उसको वापस भी नहीं ले सकते। तो कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकारों की कुछ भूमिका होती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि संविधान संशोधनों के संदर्भ में राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। कोई भूमिका होती है, लेकिन पूरी भूमिका नहीं होती। तो पहला तो ये लिखा गया इसमें 368 में कि संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, और दूसरा लिखा गया 368 में कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी संशोधन कैसे होंगे। और अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन दो तरीके से हो सकते हैं, विशेष बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। ये 368 है। अब देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में शंकरी प्रसाद का आर्गुमेंट ये था कि संविधान संशोधन अधिनियम भी तो एक एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी तो एक एक्ट है, और अगर वो एक्ट है और अगर वो एक्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता, कोर्ट उसको रद्द घोषित कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बड़ा मामला आया। सरकार कह रही है कि भाई देखिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 अलग अलग हैं, हम अनुच्छेद 13 द्वारा अनुच्छेद 368 को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दोनों अपने आप में दो स्वतंत्र आर्टिकल्स हैं। जबकि शंकरी प्रसाद का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि भाई अगर ये अनुच्छेद 13 है तो ये 368 है, यानी कि अनुच्छेद 368 भी अनुच्छेद 13 की सीमाओं से बाहर नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 को कंट्रोल कर सकता है। अगर चूंकि कर सकता है, अतः 368 द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आते हैं, और 13 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हमें सुरक्षा देगा। अब कोर्ट के सामने ये मामला आया तो सोचा कि हम क्या करें भाई, सरकार का पक्ष भी सही है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के मुद्दे को लेकर हम आज़ाद हुए हैं, इसको लागू भी करना चाहिए, और वैसे भी अनुच्छेद 13(3) में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। लेकिन शंकरी प्रसाद का जो आर्गुमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी तो एक एक्ट है, वो भी तो एक अधिनियम है, तो अगर वो अधिनियम है तो उसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते। तो बातें दोनों ही सही थी, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि देखिए जो सरकार कह रही है वो सही है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 अपने आप में दो स्वतंत्र आर्टिकल हैं, और किसी भी तरीके से अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 पे हावी नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकते। यानी कि शंकरी प्रसाद के मामले में सरकार विजयी हुई और शंकरी प्रसाद हार गए। इसके साथ ही हमारे संविधान में लगातार ये द्वंद्व बना रहा। शंकरी प्रसाद मामला आपको समझ में आ गया, किस बेस पे था, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अंतर्विरोध क्या है, उसको हमने क्लियर कर दिया कि अनुच्छेद 13(3) में जो शब्द लिखा हुआ लॉ में क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता। इसमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शब्द का उल्लेख नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है, पहला हमने पढ़ा शंकरी प्रसाद का मामला, दूसरा है बेला बनर्जी का मामला, बेला बनर्जी, और ये जो मामला है वो है 1951
इस मामले में भी वही बात है, लैंड रिफॉर्म्स वाली। और इस मामले को सलटाने के लिए सरकार ने क्या किया, 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1955 में, क्योंकि बेला बनर्जी जो केस है इसका संबंध किससे है, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से है। चौथा संविधान संशोधन करके 1955 में, माफी चाहूंगा, 1955 में सरकार ने क्या किया, जो पश्चिम बंगाल का जो भूमि सुधार कानून था, जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ था, उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। और जैसे इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 9th शेड्यूल में लिखे जाने वाले कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो ये मामला यहाँ पे सलट गया। इसको बोलते हैं बेला बनर्जी वर्सेस भारत संघ मामला 1953। देखिए, पहला हमने पढ़ा शंकरी प्रसाद मामला, मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि थोड़ा सा आप रिफ्रेश भी रहेंगे साथ साथ में। शंकरी प्रसाद जो मामला था वो था 1951 में। फिर आया बेला बनर्जी का मामला 1953 में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सज्जन सिंह मामला, और ये आया है 1964-65 में, 65 में आया था। देखिए, सज्जन सिंह मामले के पीछे की कहानी देखते हैं पहले हम। 1964 में 2-3 घटनाएं घटी। एक तो 1964 में आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन होता है। दूसरा, 1964 में 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शुरू हो जाता है, और 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया, इस संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान, पंजाब और अन्य कई ऐसे राज्य थे जिनके लैंड रिफॉर्म्स लॉ को उठाकर कहां डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में। देखिए, शब्दों को समझते जाना। वेस्ट बंगाल के लैंड रिफॉर्म्स लॉ को 9वीं अनुसूची में कब डाला गया, बेला बनर्जी वाले मामले में 1955 में। अब क्या किया गया, 17वां संविधान संशोधन है, और इस संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान, पंजाब और कई जो अन्य राज्य थे उनके लैंड रिफॉर्म्स लॉ को, भूमि सुधार कानूनों को डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। यानी कि पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य के इन मामलों को अब कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब जैसे ही राजस्थान, पंजाब के इन लैंड रिफॉर्म्स लॉ को 9वीं अनुसूची में डाला गया, तो जो बड़े बड़े भूमिपति थे उनकी भूमि अधिग्रहण करनी शुरू हो गई। और जैसे ही आपको पता है, किसी की भूमि अगर जा रही है, किसकी संपत्ति छीनी जा रही है, तो बर्दाश्त थोड़ी करेगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और एक मामला आता है हमारे राजस्थान में जिसका नाम है सज्जन सिंह मामला, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 का मामला। अब हम इसको देखते हैं। और सज्जन सिंह मामले में भी कोई निर्णय आया जो शंकरी प्रसाद के मामले में आया था, क्योंकि इन सभी का ग्राउंड सेम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी तो एक एक्ट है, और चूंकि ये एक्ट है तो इसको अनुच्छेद 13 की परिधि से बाहर क्यों रख रहे हैं, इस पर अनुच्छेद 13 के प्रावधान लागू करके इसका जुडिशियल रिव्यू करो, इसको समाप्त करो। लेकिन सज्जन सिंह, बेला बनर्जी, शंकरी प्रसाद, सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का एक ही निर्णय था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं है। तो सज्जन सिंह मामले में भी वही फैसला आया जो कि शंकरी प्रसाद वाले मामले में था। एक चीज नोट कर लेना, सज्जन सिंह मामला किसके विरोध में था, लैंड रिफॉर्म्स लॉ के विरोध में नहीं था। सज्जन सिंह मामला 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ था कि 17वां संविधान संशोधन ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए 17वां संविधान संशोधन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, 9th शेड्यूल में डाला गया वो कानून भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 अपने आप में दो स्वतंत्र आर्टिकल हैं। मैंने आपको बताया कि जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसके द्वारा एक तो राजस्थान और दूसरा हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य के कानून को किस में रखा गया था, 9th शेड्यूल में। राजस्थान की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं पंजाब की। और पंजाब राज्य का जो मामला था वो हमारे संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। देखिए, पंजाब राज्य में एक जगह है, उस जगह का नाम है जालंधर।
और जालंधर में 2 भाई थे, एक थे हेनरी गोलकनाथ और दूसरे थे विलियम गोलकनाथ। विलियम गोलकनाथ, इन दोनों के पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। लेकिन जैसे ही पंजाब राज्य के लैंड रिफॉर्म्स लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो वो कानून इन पे भी लागू हो गया। और पंजाब राज्य के लैंड रिफॉर्म्स लॉ में एक बात का उल्लेख था कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास भूमि है, उसके 2, 3, 4 बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो प्रति व्यक्ति अधिकतम 30 एकड़ जमीन ही रख सकता है। 30 एकड़। अब विलियम गोलकनाथ है, हेनरी गोलकनाथ है, इनको 250 एकड़ जमीन आ रही थी, लेकिन अब ये अधिकतम 30 एकड़ जमीन ही रख सकते हैं। और जैसे ही इनकी ज़मीन इनसे छीनी जाने लगी, अधिग्रहण होने लगा, ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई 17वां संविधान संशोधन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लैंड रिफॉर्म्स लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉमिनल सूची ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम देखते हैं कि गोलकनाथ केस क्या था। ये केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। और हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था। 1967 में जब ये मामला आया, ये निर्णय आया, उस समय आपको आइडिया है कि देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही लगातार, और उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इस समय देश की प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, पहली बार प्रधानमंत्री बनी है। अभी खास उनको अनुभव भी नहीं है क्योंकि 1966 में प्रधानमंत्री बनी है, और ऊपर से ये मामला आ गया। इस मामले में जैसे ही मामला आया, इस मामले पर एक्शन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बैठी। 11 जजों की बेंच। 11 जज, क्योंकि ये जो संख्या है वो विषम संख्या में रखी जाती है, क्योंकि जो भी निर्णय होता है बहुमत से होता है। 6 या 6 से अधिक जज जो भी कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि भाई पंजाब राज्य का लैंड रिफॉर्म्स लॉ संवैधानिक है, तो पक्ष में मामला आ जाएगा, वरना तो विपक्ष में आ जाएगा। तो इसको विषम संख्या में रखा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बैच होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैच। उसके बाद 6, 7, 8, 10, 20 कितने जज होंगे उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैच ही कहेंगे। लेकिन 5 जजों से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैच नहीं कहेंगे। ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित है, ऐसे मामले जिसमें भूतपूर्व किसी निर्णय पे एक्शन लेना है, उसका रिव्यू करना है, तो ऐसे मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल बैच ही बैठती है, यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों की बैच बैठती है। लेकिन गोलकनाथ वाले केस में जो बैच थी वो थी 11 जजों की बैच। और 1967 तक, यानी कि 1950 से लेकर 1967 तक कभी भी इतनी बड़ी बैच नहीं बैठी थी। ये पहली दफ़ा था कि 11 जजों की इतनी बड़ी बैच गोलकनाथ मामले की सुनवाई कर रही है। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में अगर 1 जज की बैच है तो उसको बोलेंगे सिंगल बैच, 2 जजों की बैच है तो उसको बोलेंगे डिवीज़न बैच, और 3 जजों की बैच है तो उसको बोलेंगे फुल बैच। उसके बाद कोई बैच नहीं होती, 4, 5, 6, 10 ऐसी कोई बैच नहीं होती। या फिर मैं यूँ कहूँ कि हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बैच जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ पे या तो 1 जज बैठेगा, 2 बैठेंगे, या फिर 3 बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठते। 1 जज की बैच को सिंगल बैच, 2 जजों की बैच है तो डिवीज़न बैच, और 3 जजों की बैच है तो फुल बैच उसको बोलते हैं। ये तो हाई कोर्ट में है, खैर इसको हम छोड़ते हैं। गोलकनाथ केस में 11 जजों की बैच बैठी। इस समय जो हमारे CJI थे, चीफ जज ऑफ इंडिया थे, वो थे के सुब्बाराव। काफ़ी नामी व्यक्ति है, आप सभी को पता है सुब्बाराव। और इस मामले पर निर्णय करते जो फैसला आया, वो फैसला आया 6-5 के बहुमत से। इनकी 6 न्यायाधीश कह रहे थे कि गोलकनाथ का पक्ष सही है, 5 न्यायाधीश कह रहे थे कि सरकार का पक्ष सही है। 6-5 से निर्णय आया, यानी कि गोलकनाथ इस केस में विजयी हुए। इंदिरा सरकार कह सकते हैं, पंजाब राज्य की सरकार कह सकते हैं, इस केस में बुरी तरीके से हार गई। इस केस का निर्णय क्या आया कि जो पंजाब राज्य में लैंड रिफॉर्म्स लॉ है वो गलत है, वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
और इस मामले में, गोलकनाथ के मामले में पहली बार ऐसा हुआ कि जो अनुच्छेद 368 है वो भी अनुच्छेद 13 की परिधि से बाहर नहीं है। अनुच्छेद 13 के सारे प्रावधान अनुच्छेद 368 पे लागू होते हैं, यानी कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि इसमें ये कह दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं वे भी तो एक एक्ट हैं, चूंकि वो एक्ट हैं तो वो अनुच्छेद 13 की परिभाषा में आते हैं, और चूंकि वो अनुच्छेद 13 की परिभाषा में आते हैं इसलिए उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उनको रद्द किया जा सकता है, और इसलिए जो अनुच्छेद 13 है उसके तहत ही पंजाब राज्य के लैंड रिफॉर्म्स लॉ को समाप्त कर दिया गया। इसमें गोलकनाथ विजय हुए, गोलकनाथ का पक्ष सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन 2-3 बातों का खास ख्याल रखा गया था। नंबर 1 तो ये रखा गया था कि गोलकनाथ केस में जो निर्णय आया है वो भूतपूर्व मामलों को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, यानी इससे पहले जो मामले आए हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन आगे से कोई मामले आएंगे तो उसमें गोलकनाथ केस को एक नज़ीर के रूप में, एक संदर्भ के रूप में पेश किया जा सकेगा। अब जैसे ही गोलकनाथ केस का निर्णय आया, इंदिरा सरकार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी छवि पर किसी न किसी तरीके का ये प्रहार था। वो चाह रही थी कि उस समय तक, लगभग 1967 तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो छवि थी बहुत अच्छी थी, लेकिन 1967 के बाद से लेकर लगातार कांग्रेस के हालात बिगड़ने लगे थे। इंदिरा चाह रही थी कि कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो वैसी की वैसी बनी रहे और उसको बनाया जाए। इसके लिए अब इंदिरा ने क्या किया कि अब क्या किया जाए, अब अपने को गरीब तबकों का साथ लेना होगा, गरीब लोगों का, और गरीब लोगों का साथ लेने के लिए, गरीबी हटाओ आपने नारा सुना होगा, इंदिरा गांधी का काफ़ी फेमस भी हुआ है, उसने 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया। 10 सूत्री, उस 10 सूत्री कार्यक्रम में 2-3 बातों का हम जिक्र करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे भाई, बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे। कुछ ऐसे बैंक हैं जिनकी जो इनकम है या जिनका जो बजट है वो 50 करोड़ से अधिक है, तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ताकि आम जनता के लिए बैंक खुले, आम जनता उन बैंकों से लाभान्वित हो सके। पहला तो हम ये करेंगे। दूसरा, उसने कहा कि जो लैंड सीलिंग की हम बात कर रहे हैं वो रूरल एरिया में ही क्यों है, अर्बन एरिया में भी तो लैंड सीलिंग होनी चाहिए। तो दूसरा उन्होंने क्या किया कि अर्बन लैंड सीलिंग के बारे में हम कुछ ठोस कदम उठाएंगे। दूसरा ये था। तीसरा जो था वो था प्रिवी पर्स। आपने सुना होगा बहुत बार प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1947, 1949 में आपको आइडिया है कि ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जिनका भारत में विलय हुआ। कईयों ने अपनी मर्जी से विलय कर दिया, कई ऐसे रियासतें थी जिनका विलय करने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े पटेल जी को, नेहरू जी को, और उनको कंपनसेशन का भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि भाई अगर आप हमारे भारत संघ में विलय होते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको एक वेतन, एक भत्ता मिलता रहेगा प्रिवी पर्स के रूप में। एक भारी भरकम राशि उनको मिल रही थी लगातार प्रिवी पर्स। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि प्रिवी पर्स को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये पैसा जनता का है, जनता के कल्याण पर लगना चाहिए। हम सिर्फ राजाओं को क्यों पाल पोस रहे हैं इस पैसे से। तो ये काफ़ी सारे प्रावधान थे जिससे लग रहा था कि वाकई इंदिरा गांधी गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है। बैंक नेशनलाइजेशन, अर्बन लैंड सीलिंग और प्रिवी पर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम माने जा सकते हैं इंदिरा सरकार के, ताकि जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके और वो एक मजबूत प्रधानमंत्री बन सके। अब इस 10 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रयास शुरू किए, और पहला प्रयास ही क्या होगा, बैंक नेशनलाइजेशन। हम देखते हैं क्या कुछ किया। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 ऐसे बड़े बैंक जिनकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक थे, उनका क्या कर दिया, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको सरकारी बैंक बना दिए। उन्होंने कहा कि ये बैंक प्राइवेट नहीं रहेंगे, ये सरकारी रहेंगे ताकि आम जनता इससे लाभ प्राप्त कर सके। अब जैसे ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो आरसी कूपर नाम से एक व्यक्ति थे, खुद बैंकर थे, इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसके बदले में हमें कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जब हम किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं या भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं तो हमने 2 बातें देखी है। एक तो है पब्लिक पर्पस, दूसरा है कंपनसेशन।
पब्लिक पर्पस तो दिख रहा है, चलो ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो पब्लिक पर्पस तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनसेशन तो नहीं मिल रहा ना। तो कंपनसेशन नहीं मिल रहा तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हो सकता है? तो आरसी कूपर नाम से एक व्यक्ति थे जो कि खुद एक बैंकर थे, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि न तो आप कंपनसेशन का उल्लेख कर रहे हैं, और अगर आप कंपनसेशन का उल्लेख नहीं कर रहे तो इस तरीके से बैंकों का राष्ट्रीयकरण असंवैधानिक है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर के मामले में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इंदिरा सरकार को दूसरा बड़ा झटका मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहला गोलकनाथ केस और दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1970 में इंदिरा गांधी ने एक और प्रयास किया, और वो प्रयास था प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाया जाए। कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा लोकसभा में, लोकसभा से वो प्रस्ताव पारित हो गया, वो प्रस्ताव गया राज्यसभा में, राज्यसभा में वो प्रस्ताव एक वोट से पारित होने से रह गया। और ये तीसरा बड़ा झटका हो गया इंदिरा सरकार के लिए कि वो प्रिवी पर्स जैसे इस प्रस्ताव को पारित नहीं करवा सकी। तो 1967 में गोलकनाथ, 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन और 1970 में प्रिवी पर्स, ये 3 झटके इंदिरा सरकार को लगातार मिले। अब वो चाह रही थी कि अब बस हो गया, अब कुछ ज़बरदस्त करना होगा, कुछ तूफानी करना पड़ेगा। 1972 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। इंदिरा ने कहा कि ये चुनाव 1971 में ही करवाए जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव पहले करवा सकता है, ऐसी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। वो ऐसा क्यों करवाना चाह रही थी? क्योंकि उनके पास अच्छा खासा बहुमत नहीं था। वो चाहती थी कि मैं एक मजबूत प्रधानमंत्री बनूं, जिसका लोकसभा में काफ़ी अच्छा बहुमत हो, मैं जो भी बिल रखूं वो पास होए। और एक चीज़ और है, ये दुनिया की बड़ी रीत, एक अजीब रीत है कि जब कभी भी सरकार कमज़ोर होती है, प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है तो राष्ट्रपति ताकतवर होता है, प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है तो सुप्रीम कोर्ट ताकतवर होता है, और अगर एक मजबूत प्रधानमंत्री है तो सुप्रीम कोर्ट विनम्र हो जाता है, राष्ट्रपति विनम्र हो जाता है। अगर गठबंधन सरकार है तो राष्ट्रपति ताकतवर है, लेकिन अगर एक पार्टी विशेष की सरकार है तो राष्ट्रपति थोड़ा सा विनम्र हो जाता है। ऐसी रीत है, ऐसा हमने बहुत सारे देशों के संविधानों में देखने को मिलता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। क्योंकि अब तक इंदिरा गांधी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थी, अच्छा खासा बहुमत नहीं था, क्योंकि आप सभी को आइडिया है कि इंदिरा जो कांग्रेस सरकार थी उसके 2 फाड़ हो रखे थे। एक तो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, जिसको आई भी बोल देते हैं, और एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। आपको आइडिया है कि मोरारजी देसाई, के कामराज, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, इन लोगों का एक गुट था जो कि क्या था उनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते पुरानी कांग्रेस या प्राचीन कांग्रेस, इनका एक गुट था। दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसको बोलते हैं INC-R, या उसको आई बोलते हैं, आई से इंदिरा गांधी, ऐसा कुछ है। तो चूंकि कांग्रेस के 2 फाड़ हो चुके थे, और जैसे ही कांग्रेस के 2 फाड़ हुए, इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि इतना बहुमत था कि वो अपनी कुर्सी बचाए रख सकी, लेकिन इतना बहुमत नहीं था कि वो 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करवाना चाहे तो करवा सके। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1 साल पहले चुनाव करवाने की कोशिश की, 1972 की जगह चुनाव करवाए जाएं 1971 में, और 1971 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जीती, और अच्छे खासे बहुमत से इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई। 352 सीटों से जीतकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। कब? 1971 के चुनावों में। और दूसरी जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ओ कह रहे हैं, उसके पास मात्र 16 सीटें आई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का प्रयास किया, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म्स लॉ को लाने की कोशिश की, और तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ नहीं करने दिया। तो इंदिरा गांधी जनता के सामने गई कि देखिए भाई, हे आम आदमी, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके मैं ये बैंक आम जनता के लिए खोलना चाहती हूँ ताकि आप इसे लाभ प्राप्त कर सकें। प्रिवी पर्स में जो एक मोटी रकम राजाओं महाराजाओं को मिल रही है, मैं उस प्रिवी पर्स को समाप्त करके वो पैसा आपके कल्याण पे लगाना चाहती हूँ। लैंड रिफॉर्म्स कानून के तहत मैं अमीरों से भूमि छीनकर आप गरीब लोगों को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सुप्रीम कोर्ट हमें ऐसा करने नहीं दे रहा। तो आम जनता की बात समझ में आ गई, और अच्छे खासे बहुमत से इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई 352 सीटें लेकर, और अब वो एक मजबूत प्रधानमंत्री थी, अपने बाप की तरह, पंडित नेहरू की तरह, या फिर आजकल जैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता है, कुछ वैसी सत्ता कायम कर दी इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में। अब जैसे ही 1971 के चुनावों में वो एक प्रधानमंत्री बनी 352 सीटों के बहुमत के साथ, तो नंबर 1 तो 1971 में उसने काम किया, क्या किया कि उसने मैत्री संधि की यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर सोवियत संघ, आजकल उसको रूस कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी है वो रूस है। तो संधि हुई 1971 में, मैत्री संधि, कि भाई देखिए हमें डर है अमेरिका से, हमें डर है चाइना से, अगर कोई हमें ऐसी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमारा समर्थन करें, आप हमारे साथ खड़ें। और ये संधि काफ़ी हद तक कामयाबी रही, जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी यूएसएसआर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा था। अब जैसे ही 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुई, एक मजबूत प्रधानमंत्री बनी, उसने संविधान संशोधनों की लड़ी लगा दी। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां संविधान संशोधन, एक ही साल में संविधान संशोधनों की लड़ी लगा दी। और ये सारे संविधान संशोधन उसने किस लिए किए, हम एक एक को देखते हैं। 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसने कंट्रोल करना चाहा गोलकनाथ के केस को, ताकि इसको पलटा जा सके। 25वें संविधान संशोधन द्वारा बैंक नेशनलाइजेशन और 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त करने का प्रयास किया। इनका संबंध है आपस में, हम देखते हैं क्या क्या संबंध है। देखिए 24वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जो आर्टिकल 13 था उसमें 3 क्लॉज तो थे, उसने चौथा जुड़वा दिया। शब्दों को समझते जाना, अनुच्छेद 13(3) में 3 तो थे, हम पढ़ चुके हैं, उसमें चौथा जुड़वा दिया। अनुच्छेद 368 में 2 थे, उसमें तीसरा जुड़वा दिया। और क्या लिख दिया, 13(4) में लिख दिया कि इसका 368 से कोई संबंध नहीं है, और 368(3) में लिख दिया कि इसका 13 से कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 13(4) जोड़ा गया और 368 में 3 जोड़ा गया। इस 13(4) में लिख दिया कि इसका 368 से कोई संबंध नहीं है, यानी कि 368 अलग है, 13 अलग है। और 368 के 3 में लिख दिया कि इसका 13 से कोई संबंध नहीं है, अनुच्छेद 13 अलग है, 368 अलग है। यानी कि अब हम गोलकनाथ केस को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि जैसे ही अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 368(3) जोड़ा गया, गोलकनाथ वाला मामला स्वतः ही रद्द हो गया। क्योंकि गोलकनाथ का मामला टिका किस बेस पे था, वो टिका था कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 की सीमाओं से बाहर नहीं है। आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 को कंट्रोल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। लेकिन अब कह दिया कि अनुच्छेद 13 और 368 का कोई संबंध ही नहीं है। इसका मतलब जिस मुद्दे पे, जिस बेस पे गोलकनाथ केस टिका था, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई, गोलकनाथ का निर्णय अपने आप पलट दिया गया। यानी कि पंजाब के लैंड रिफॉर्म्स लॉ अपने आप लागू हो गए और वो 9th शेड्यूल में चले गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। यानी कि इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, गोलकनाथ के केस को बैलेंस कर लिया गया। दूसरा 25वां संविधान संशोधन किया गया। 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया इंदिरा गांधी ने कि जो अनुच्छेद 31 था, 31 में ए और बी तो नेहरू जी ने जोड़े थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हम पढ़ चुके हैं। इसने जोड़ दिया 31C। और इसमें अब 31C में क्या लिखा है, देखिए 31C में लिखा है कि अगर अनुच्छेद 39B और C को लागू करना पड़े, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करना पड़े, और उसके लिए अगर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है, तो हो सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। शब्दों को समझिए थोड़ा। 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ए और बी नेहरू जी ने जोड़े थे पहले संविधान संशोधन द्वारा। और 31C में लिखा क्या गया कि अगर अनुच्छेद 39B(C) को लागू करते हुए अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन हो जाता है तो होने दो। इस आधार पर कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन हो रहा है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि सरकार के सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इस आधार पर उन्होंने किया बैंकों का नेशनलाइजेशन, कि हम अनुच्छेद 39B और C, जिसमें लिखा गया है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। हम वही तो कर रहे हैं, हम आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगा रहे हैं ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा मिले।
और इस आधार पर बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 25वें द्वारा। अब बचा प्रिवी पर्स, उसके लिए किया 26वां संविधान संशोधन और 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। एक ही झटके में गोलकनाथ बैंक नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स सभी को समाप्त कर दिया। ये इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार होने का सबूत है। अब हमारे पास बचा 29वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया? केरल राज्य के लैंड रिफॉर्म्स लॉ को उठाकर कहाँ डाल दिया मित्रों? 9th शेड्यूल में। और यहीं से शुरू होता है हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस यहीं से शुरू होता है। केशवानंद भारती किसके विरोध में आया था? 29वां संविधान संशोधन। बात समझ में आ रही है? जैसे सज्जन सिंह का मामला था, गोलकनाथ का मामला था, वो था 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ। अब है केशवानंद भारती, वो किसके खिलाफ है? 29वां। क्योंकि 29वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? केरल राज्य में लैंड रिफॉर्म्स लॉ को लागू कर दिया गया। और इस लैंड रिफॉर्म्स लॉ में क्या कर दिया गया? एक मठ था, उस मठ के शंकराचार्य थे केशवानंद भारती। काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा ज़मीन उनके पास थी, बहुत ज़्यादा संपत्ति उस मठ के नाम थी। इस लैंड रिफॉर्म्स लॉ के तहत क्या कर दिया गया कि केरल राज्य के उस मठ की संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार मठ से छीन लिया गया। अब जैसे ही वो अधिकार छीना तो केशवानंद भारती गए सुप्रीम कोर्ट और ये मामला बना केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, और इस पर जो निर्णय आता है 1973 में। अब हम देखते हैं कि वो मामला क्या था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मुद्दा समझ में आ रहा है। काफ़ी मेहनत करके मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब केशवानंद भारती मामले की सुनवाई के लिए जो बैच बैठी थी वो 13 जजों की बैच थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 13 जजों की बैच क्या थी, क्यों थी, पहले ही हम देखते हैं क्यों थी। क्योंकि केशवानंद भारती वाले केस में क्या किया गया था? नंबर एक तो जो 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको चैलेंज किया गया। लगे हाथ 24वां और 25वां संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया। लगे हाथ गोलकनाथ केस को भी चैलेंज कर दिया। क्योंकि इसमें गोलकनाथ केस का उल्लेख हो गया तो अब ये कोशिश की जाएगी कि जो गोलकनाथ मामले में जो बैच थी उससे बड़ी बैच बैठेगी। क्योंकि अगर भूतपूर्व मामलों पे एक्शन लेना है, किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना है या भूतपूर्व मामलों का वहाँ पे जिक्र होने वाला है, तो पहले जितनी साइज़ की बैच थी उससे बड़ी साइज़ की बैच बैठती है हमेशा। क्योंकि गोलकनाथ वाले केस में 11 जजों की बैच थी, तो अब जजों की बैच कितनी थी? 13। और उस समय टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 13 थी। 13 जजों की बैच ने 29वां, 24वां, 25वां गोलकनाथ मामला इस पर सुनवाई की और 7-6 के मामले से, यानी कि 7-6 के बहुमत से निर्णय आया। और निर्णय क्या आया? निर्णय आया कि 24वां, 25वां, 29वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल संवैधानिक है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। और गोलकनाथ जो मामला था उसको पलट दिया, कहा कि नहीं, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 को बैलेंस नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 अपने आप में दो स्वतंत्र आर्टिकल हैं। अतः केशवानंद भारती वाले केस में गोलकनाथ वाले केस को पलट दिया। यानी जो शंकरी प्रसाद के मामले में, जो सज्जन सिंह के मामले में, बेला बनर्जी के मामले में जो निर्णय आया था वही निर्णय केशवानंद भारती वाले मामले में आया। लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त बातें भी जोड़ दी गई। वो क्या थी? केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन बिल्कुल संवैधानिक हैं। लेकिन इसके साथ ये भी उल्लेख कर दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करना है तो ये शक्ति संसद के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रस्तावना हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, कुछ भी हो, किसी भी हिस्से में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद एक संसद है, संसद संविधान सभा नहीं है। यानी कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन संसद के पास संविधान बनाने की शक्ति नहीं है। यानी पार्लियामेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बराबर नहीं है। यानी संसद संविधान को बना नहीं सकती, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और संशोधन भी कितना, किस सीमा तक संशोधन हो सकता है,
उस सीमा तक जहां तक संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन न हो। मूलभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संशोधन कर सकती है संसद, जितना चाहे जैसा चाहे संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूलभूत संरचना का ख्याल रखना होगा। अगर संसद हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में ही चेंज करना चाहती है, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहती है, तो ऐसा नहीं कर सकती। तो सरकार ने पूछा कि मूलभूत संरचना है क्या, मूलभूत संरचना में कौन कौन सी बातें आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पे बताएंगे कि इसमें क्या आता है। मोस्टली इसमें जैसे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये हमारी मूलभूत संरचना का अंग है। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता है, एकल नागरिकता है, ये सारी क्या हैं, हमारी मूलभूत संरचना का हिस्सा है। तो केशवनाथ भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि नंबर 1, संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग का मतलब चाहे वो प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूलभूत ढांचे का, मूलभूत संरचना का ख्याल रखेगी। अब संविधान की मूलभूत संरचना में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा कुछ एक बातों का मैंने जिक्र किया है, इनका उल्लेख किया। हालांकि इतना ही मैंने जो 12 पॉइंट लिखे हैं, ये सिर्फ केवल 12 पॉइंट ही मूलभूत संरचना नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो संविधान की मूलभूत संरचना में निहित हैं। अपने विभिन्न निर्णयों से न्यायपालिका ने जो मुख्य बातें कही वो ये है, संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सबसे बड़ा होगा, कोई नेता संविधान से बड़ा नहीं है। हमारी जो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, ये हमारे संविधान की मूलभूत संरचना है। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन इसमें नहीं होगा। हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, ये हमारे संविधान की मूलभूत संरचना है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि संविधान संशोधन करके न्यायपालिका की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को नहीं छीना जा सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अपने आप में क्या है, संविधान की मूलभूत संरचना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे पे हावी नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी क्या है, मूलभूत संरचना है। हमारे देश का संघीय ढांचा जो फेडरल सिस्टम है, वो संविधान की मूलभूत संरचना है। संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है, वो सीमित शक्ति है। सीमित शक्ति का होना भी अपने आप में क्या है, संविधान की मूलभूत संरचना है। संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये संविधान की मूलभूत संरचना है। समय समय पर जो हमारे चुनाव होते हैं, लोकसभा के, राज्य विधानसभाओं के, पंचायती राज संस्थाओं के, वो निष्पक्ष तरीके से हों, स्वतंत्र हों, आवधिक हों, ये भी संविधान की मूलभूत संरचना है। और लास्ट है वेलफेयर स्टेट, यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी अपने आप में क्या है, हमारे मूलभूत संरचना है। क्योंकि हमारे जो देश का स्वरूप है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य। तो ये सारे बिंदु हमारे संविधान की मूलभूत संरचना को इंगित करते हैं। तो इसके साथ ही मित्रों, अपनी जो मूलभूत संरचना वाला ये कॉन्सेप्ट था पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो विषय है, ये मुद्दा है, अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।